हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम एट एग्ज़ाम वर्ट। गाइस, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं या फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप JNU से रिलेटेड या अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक आ सकें। सो गाइस, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन की, लेकिन उससे पहले आपसे बात मैं करता हूँ JNU के होने वाले एग्ज़ाम की। तो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने कि जो JNU का एग्ज़ाम है वो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। सो गाइज, आप अपनी तैयारी रखिए ताकि आप एग्ज़ाम फेस कर सकें और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपने अगर देखा हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसमें मेट्रोज भी ओपन हो रही हैं और कहा गया है कि 9 से लेके जो 12 तक के स्टूडेंट्स हैं वो भी स्कूल जा सकेंगे आफ्टर 21 सितंबर। तो अब ये कंफर्म है, जब स्कूल्स अगर ओपन हो रहे हैं तो धीरे धीरे अब यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन हो जाएंगी, क्लासेस वहाँ भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी आप लोगों को अच्छे से तैयारी में जुट जाना है। जो भी स्टूडेंट अभी तक ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा तो अब उन्हें वापस से तैयारी में लग जाना चाहिए। देखिए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं ऑलरेडी, BSU के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अदर यूनिवर्सिटीज़ भी अब अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की तैयारी करें, उन्होंने अपने एकेडमिक कैलेंडर्स जारी कर दिए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दीजिए थोड़ा। और अभी हम आपके लिए यूट्यूब के थ्रू एक लेक्चर सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको हम JNU से रिलेटेड, जामिया से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उनको हम आपको यहाँ कवर करवाएंगे। बाकी आप बहुत ज़्यादा डीपली अगर पढ़ना चाहते हैं, एकदम पूरा ये चाहते हैं कि नहीं सर हमको तो कम्प्लीटली हर चीज़ चाहिए, तो आप हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी क्वेरीज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट है examword.com, उसको विजिट कर सकते हैं। गाइज़, आज मैं अभी जो हमारा पहला टॉपिक है इस वीडियो में वो है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस ऑफ द एग्ज़ाम ऑफ JNU, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कई बार एक से दो, कम से कम 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है और हो सकता है एक भी क्वेश्चन, तो ये चांसेस हैं कि 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और मैं केवल आपको यहाँ वो फैक्ट कराऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। बाकी फ्रेंच रेवोल्यूशन आप पढ़ने बैठ जाइए तो पूरा डीपली पूरा हिस्ट्री निकाल के बैठ जाए, कोई मतलब नहीं निकलता है उसका। तो हम यहाँ पे केवल वो पॉइंट्स करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा काम आए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर की। अगर हम ईयर की बात करें स्टूडेंट्स, तो किस ईयर में हुआ था ये? 1789 से लेके 1799 तक, तो ये लगभग 10 साल चला था फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इसके अगर हम बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उस समय वहाँ का किंग कौन था। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उस टाइम फ्रांस के अंदर मोनार्की सिस्टम होता था और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो मोनार्की सिस्टम है वो ख़त्म हो गया था। तो जो किंग था वहाँ का वो कौन था? तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल देते हैं कि सर नहीं, लुइस 14 था। तो मैं आपको बता दूं, लुइस 14 नहीं था। जिन स्टूडेंट्स के मन में ये चल रहा है कि लुइस 14 था, लुइस 14 नहीं था। उस समय जो किंग था वो था लुइस 16। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लुइस 16 वहाँ का लास्ट जो एम्परर भी, अगर हम कहें मोनार्की सिस्टम में अगर लास्ट एम्परर की बात करें तो वो कौन था? लुइस 16 था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। तो लुइस 16 जो था उसने एक जब हम बात करें सेंटेंस कहा, उसने कहा कि आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स इज़ लॉ। ठीक है, ये उसके कहीं की सेंटेंसेस थे जो उसने बोले थे कि आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स इज़ लॉ। तो इसे ध्यान में रखिएगा, कई बार JNU ऐसे सेंटेंस दे देता है और पूछ लेता है कि किसने कहा था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लुइस 16 ने कहा था कि आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स इज़ लॉ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करें स्टूडेंट्स आपसे, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो स्टार्टिंग है, जब आप देखते हैं 1789 में जो स्टार्टिंग होता है इसका, ये कब होता है? जुलाई 14 से मैं एक चीज़ और आपको जोड़ के बताता हूँ। आपको बता दूँ कि जो फ्रांस का नेशनल डे है वो 14 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो अगर हम बात करते हैं इसी दिन, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है, स्टार्ट जो हुआ था विद द फॉल ऑफ बेस्टिल फोर्टन जो था, तो वो सबसे बड़ा एक कहीं की फैक्ट भी रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं जब आपसे, तो जुलाई 14 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। फ्रांस का नेशनल डे इसी दिन बनाया जाता है। ठीक है,
उसके साथ हम बात करते हैं आपसे, तो इसका जो फर्स्ट रिपब्लिक की अगर प्रोक्लामेशन की बात करें हम, तो फर्स्ट रिपब्लिक कब प्रोक्लेम किया गया, तो स्टूडेंट फर्स्ट रिपब्लिक प्रोक्लेम किया गया था सितंबर 21, 1792 को। तो ये जो बीच का टाइम था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बीच का टाइम रहा, उसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बीच के टाइम में जो फर्स्ट रिपब्लिक है उसे प्रोक्लेम किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो आता है कि हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि आखिर किसी भी इशू का एक कॉज होता है, चाहे वो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो JNU आना चाहते हैं उसके पीछे भी कॉज है कि वो क्यों आना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको UPSC क्लियर करना है, और कुछ स्टूडेंट वहाँ पे आके लैंग्वेज करके अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, कुछ का ये भी सपना होगा कि हम अपना पॉलिटिकल करियर बनाएं JNU जाके। तो हर इंसान का किसी भी काम को करने के पीछे कॉज होता है, और कोई काम होता है तो वो बिना कॉज के नहीं होता है। तो ऐसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे भी एक कॉज था। उन कॉजेज़ की हम बात करेंगे आपसे कि वो कॉजेज़ क्या क्या थे जिनके कारण कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो सबसे पहला कॉज आता है स्टूडेंट्स, वो आता है 7 ईयर वॉर। 7 ईयर वॉर की मैं बात करूं तो ये ग्लोबल कन्फ्लिक्ट हो गया था, और ये लड़ा गया था 1756 से लेकर 1763 में। अब 1756 से 1763 के बीच में लड़ा गया। तो यहाँ पे मैं आपको इसी से जुड़ी हुई एक चीज़ और बताता हूँ कि इसके अंदर जो 7 ईयर वॉर था, इसमें जो वहाँ की 5 जो मेन यूरोपियन पावर थी उस ज़माने की, उनके बीच में ये आपस में लड़ा गया, इसमें वो शामिल थी। ठीक है, तो ये कौन कौन सी पावर्स थी उनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। 5 यूरोपियन पावर्स थी जिसमें ग्रेट ब्रिटेन था, और जो प्रूसिया है वो शामिल था, इसमें फ्रांस शामिल था। एक इसके अंदर आता है जो हैब्सबर्ग मोनैर्की था, और ये मोनैर्की कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का। क्लियर है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं, ऑस्ट्रिया सीधा भी याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और एक जो लास्ट अगर हम बात करें तो ये रशियन एम्पायर जो है, ये भी उसका ही एक हिस्सा था उस 7 ईयर वॉर का। तो ये जो चीज़ें थी, 7 ईयर वॉर स्टार्ट होता है, उसमें जो मेन यूरोपियन पावर्स थी कौन कौन सी थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो ये हमें पता होना चाहिए। कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो मैं हर एक वो फैक्ट आपको, मैंने पहले बोला कि हर एक वो फैक्ट करवाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हम आपको मैंने ये यहाँ पे रिलेट करके बता दिया है, पॉइंट जरूर नीचे है, लेकिन 7 ईयर वॉर यहाँ पे जब आया तो उससे स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बता दिया कि 5 यूरोपियन पावर जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, प्रूसिया, फ्रांस, हैब्सबर्ग मोनार्की जो थी ऑस्ट्रिया की वो थी, और रशियन एम्पायर, ये 5 पावर थी जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए 7 ईयर वॉर का मैंने आपको बता दिया कि उसमें पार्टिसिपेट किसके। अब इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं, रिजल्ट्स क्या हुए। 7 ईयर वॉर के, हर एक वॉर के कोई ना कोई रिजल्ट्स तो होते ही हैं। तो 7 ईयर वॉर के रिजल्ट्स हुए जिनमें एक था एंग्लो प्रूशियन कॉलिशन विक्ट्री। एक तो ये रिजल्ट रहा इसका। ट्रीटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जैसे आप यूरोपियन यूनियन पढ़ते हैं या बहुत सारे ऐसे वॉर पढ़े हैं, आप रेवोल्यूशंस पढ़े, तो वहाँ पे ट्रीटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रीटीज़ को अच्छे से याद करिएगा। ईयर याद रहता, कोई ईयर याद रहे ना रहे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको ट्रीटी का, लेकिन कम से कम आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ट्रीटी कब हुई थी या फिर किस रेवोल्यूशन के दौरान हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो अभी वही है कि जैसे 7 ईयर जो वॉर था उसके बीच में कुछ ट्रीटीज़ हुई थी, क्योंकि 7 ईयर वॉर आपको पता है इसके जो ईयर है वो 1756 से लेकर 1763 तक हुआ था। अब इसमें क्या ट्रीटीज हुई उनके बारे में बात करता हूँ आपसे। पहला जो ट्रीटी हुआ वो हुआ ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, ये हुआ स्टूडेंट 1762 में। उसके बाद दूसरा आता है ट्रीटी ऑफ हैम्बर्ग, ये होता है 1763 में। और एक ट्रीटी होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस, ये भी 1763 में हुआ। और ट्रीटी ऑफ हबर्टसबर्ग ये होता है, ये भी होता है 1763 में। तो ये ट्रीटीज़ मैं फिर से रिपीट कर दूं, वैसे आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। पहला ट्रीटी हुआ ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग 1762 में। ट्रीटी ऑफ जो था हैम्बर्ग था ये हुआ 1763 में। और ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ ये 1763 में। और लास्ट जो ट्रीटी हुआ वो ट्रीटी ऑफ हबर्टसबर्ग ये भी हुआ 1763 में। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक और रीजन था, वो था अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर।
यहाँ से केवल नॉर्मल पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो इसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पे, केवल आपको बताइए। एक कॉज था जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसका, ये हुआ था स्टूडेंट 1775 से लेकर 1783 तक। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का, ठीक है, एक कॉज था बहुत बड़ा। इसके साथ हम आते हैं स्टूडेंट, कोई भी जब वॉर होता है या कुछ भी होता है उसके रिजल्ट्स होते हैं। वो रिजल्ट्स क्या हुए, क्या रिजल्ट्स निकल के आए फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या वो चीज़ें थी जो चेंज हो गया फ्रांस में रेवोल्यूशन ख़त्म होने के बाद, क्या जो वहाँ की स्थिति थी, सिचुएशंस थी, वो क्या पहले की जैसी पहले थी वैसी की वैसी बनी रही या उनमें बहुत बड़ा बदलाव भी आया। तो उन सभी के ऊपर अभी आप रिजल्ट्स जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपके वो भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंज आया स्टूडेंट्स, वो चेंज आया यहाँ पे कि इस्टेब्लिशमेंट हो गया किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था उसका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, और साथ ही साथ क्या इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है वहाँ पे, जो सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो था उसका भी इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। दूसरा जो राइज था नेपोलियन बोनापार्ट का, जो कद है वो वहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गया। आपको पता होगा जो अगर हम बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो वहाँ का मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो जाता है, जो पहले जो चल रहा था वो ख़त्म हो जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट है वो क्या बन जाता है बाद में, वहाँ का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है। उसके साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई थी इसमें, तो वो मैं बताता हूँ आपको रिजल्ट्स के तौर पे। ये जो लिबर्टे, एगलिटे एंड फ्रैटर्निटे, ये तो फ्रेंच में था, लेकिन हम इंग्लिश में बात करें तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये मोटो है फ्रांस का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फ्रांस का मोटो और फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या कनेक्शन है, तो बिल्कुल कनेक्शन इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन से है, क्योंकि ये जो मोटो है ये निकला ही फ्रेंच रेवोल्यूशन से है। तो इसलिए आपको इसके ऊपर ध्यान देना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो उससे जो मोटो निकल के आया, कई बार पूछ लिया जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रेंच मोटो है वो कहाँ से निकला था, उसका ओरिजिन पॉइंट क्या था। तो ओरिजिन की अगर हम बात करें, इसकी बात करते हैं, तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी जो था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के बाहर आया था। तो इसलिए आपको इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान देना है कि इसका मोटो कहाँ से निकला था, ठीक है। यहाँ तक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो डाउट होंगे आई होप क्लियर भी हो गए होंगे। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ आपसे स्टूडेंट्स, तो वो आता है यहाँ पे बेस्टेल डे, जिसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि नेशनल डे जो फ्रांस है वो अपना 14 जुलाई हर साल ईच ईयर अपना 14 जुलाई को वो सेलिब्रेट करता है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं, आपके मन में चल रहा होगा कि सर आखिर 14 जुलाई को या फिर ये जो नेशनल डेज को बनाने के पीछे रीज़न क्या है। आई नो कि JNU के एग्ज़ाम में रीजन्स नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है, तो वो डाउट मैं यहाँ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो एक ये पहले ये डेट याद रखना है कि फ्रेंच जो नेशनल डे वो सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो ये डेट याद रखिएगा 14 जुलाई एवरी ईयर, ठीक है। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसे 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे इंडिया में अगर कोई कहते हैं कि जो सर हम इंडिपेंडेंट डे क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हुए थे, जो यूनाइटेड किंगडम था उससे, तो ब्रिटिशर से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए 15 अगस्त को, इसलिए हम क्या बनाते हैं उस दिन इंडिपेंडेंट डे बनाते हैं। लेकिन इसके पीछे रीजन्स क्या थे उनके बारे में देख लीजिए। इसके पीछे रीज़न था कि स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल, ये ऑन 14 जुलाई 1789। मैंने अभी ये चीज़ आपको ऊपर भी बताई थी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो 14 जुलाई 1789 को जो ये पॉइंट बताया था मैंने, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड विद द फॉल ऑफ बेस्टिल फोर्ट ऑन जुलाई 1789, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो स्टार्टिंग है वो फॉल होता है, गिराना किसी भी चीज़ को, और बेस्टिल फोर्ट जो था उसको 14 जुलाई 1989 को गिरा दिया गया था। तो वही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि 14 जुलाई को वहाँ पे नेशनल डे के तौर पे मनाया जाता है। और साथ ही साथ दूसरा जो रीज़न रहा वो था यूनिटी ऑफ द फ्रेंच पीपल एट द फीटे डे ला फेड डर एटियन ऑन 14 जुलाई 1790। ये एक यूनिटी जो था फ्रेंच पीपल्स का, जिसे फ्रेंच में फैटे डे ला फेडरेशन,
फैटेडेला फेडरेशन ऑन 14 जुलाई 1790। यूनिटी के लिए जो फेडरेशन हुआ था फैटेडेला, वो कब हुआ था? 14 जुलाई 1790 को हुआ था, 1790 को हुआ था। तो ये जो दो मेन रीजन रहे, ये दो मेन रीजन अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये रहे कहीं जो नेशनल डे वहाँ पे बनाया जाता है 14 जुलाई को, उसका सबसे बड़ा कारण है ये। ठीक है, तो ये सभी का क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो जुड़े हुए क्वेश्चन हैं मोस्टली वो यही हैं। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है आपका, वो ये है कि नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम इसलिए लेना जरूरी क्योंकि ये एक तो फ्रांस का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनता है जब मोनार्की सिस्टम खत्म हो जाता है। साथ ही साथ जब रेवोल्यूशन चल रहा था तो उस टाइम इसका जो कद की अगर बात करूं तो राइज ऑफ नेपोलियन, वो बहुत इसका कद बढ़ना स्टार्ट हो गया था उस टाइम में। तो उसके नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके केवल आप जो जन्म हुआ उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो कॉर्सिका आइसलैंड था, वहाँ पे इसका 15 अगस्त 1769 को इसका जन्म हुआ था। और नेपोलियन को लिटिल कार्पोरल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ अगर हम बात करें फैक्ट्स हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई भी क्वेरीज हैं, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर किया करिए। हम लोग कोशिश करते हैं आप सभी की रिप्लाइज वहाँ पे दिए जा सकें। और अगर आप हमसे पर्सनली भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं तो दैट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम, हम लोग आपकी मदद के लिए ही हैं। तो आप हमारी वेबसाइट है examword.com, वहाँ जाके भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लेके हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बट आई प्रेफर मैसेज ऑल्सो। सो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इनसे बाहर क्वेश्चन आना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसे अच्छे से आप लोग करिए। अभी हम जो रशियन रेवोल्यूशन उसके बारे में भी बात करेंगे।